नमस्कार, बिग फाइट लाइव में आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। आज बिग फाइट में सरोकार की बातों को लेकर गर्मा गर्म बहस नहीं बल्कि बात करेंगे गर्मी की, सूर्य की तपिश की, मार डालने वाले मई की। 2001 से 2010 तक दशक को अब तक का सबसे गर्म दशक बताया गया था। वैश्विक स्तर पर चर्चाओं का दौर भी चला, लेकिन तस्वीर बदलती नजर नहीं आई। मौसम चक्र में हम हर साल बड़ा बदलाव देख रहे हैं, पर इस बदलाव को हम कैसे बर्दाश्त करें? क्या ये बदलाव मानव जाति के हित में है? क्या विकास के नाम पर विनाश की वो इबारत लिखी जा रही जो हर साल गर्मी बढ़ा रही है, लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है? ऐसे में सियासत और सिस्टम से हटकर आज हमें नेचुरल सिस्टम पर बहस करने की जरूरत है, जो हमारी धरती को बचाने का रास्ता बता सके, हमारे स्वास्थ्य को बचा सके और तमाम उन घटकों और प्रतिमानों को बचा सके जो बदलते मौसम का शिकार हो गए। तो बिग फाइट में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि गर्मी का हमला हो चुका है और क्या पर्यावरण परिवर्तन ही जो है इस गर्मी के लिए जिम्मेदार है। आज हमारे ये सवाल है जिस पर हम आपकी राय चाहते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर पर भी अपनी राय बता सकते हैं, जिसे हम अपने कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आपकी राय के मुताबिक पर्यावरण असंतुलन के कारण ही क्या ये गर्मी पड़ रही है। तो चलिए अब चर्चा का दौर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात जब हम समस्या की कर रहे हैं, समाधान से पहले समस्या पर ही चर्चा होनी चाहिए। सूरज सोनी जी, आपसे हम चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। क्या माना जाए, जिस तरह से यहाँ पर विकास के नाम पर विनाश की इबारत लिखी जा रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं, इन्होंने मौसम चक्र में परिवर्तन ला दिया है? देखिए शैलेंद्र जी, निश्चित तौर पे जब हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की और अभी जो हालात देखने में आ रहे हैं कि जिस तरीके से राजस्थान में तापमान 50 को पार करता हुआ जा रहा है और न केवल मनुष्य बल्कि जो बेजुबान जीव जंगलों में रहते हैं वे भी त्राही त्राही कर रहे हैं। एक बड़े लंबे समय बाद में देखने को मिल रहा है कि जो वन्य जीव जंगलों में नहीं देखने को मिलते थे वो पलायन करके पानी की तलाश में गाँव की ओर, शहरों की ओर आ रहे हैं और वहाँ पे ये जो त्राही त्राही करते हुए जीव है ये आसानी से देखे जा सकते हैं। नीलगाय है, बंदर है, आप देखिए काले मुंह के जो लंगूर है वो जंगलों में इतनी तेजी से उनकी संख्या घट रही है कि अभी जो उनकी संख्या की गणना हुई है, वन्यजीव गणना, उसमें मात्र 23,000 रह गए। तो पूरे राजस्थान समेत पूरे जो उत्तरी भारत है इसमें जो ऋतुओं का स्थानांतरण हुआ है ये एक छोटी मोटी घटना नहीं है। जिस तरीके से वर्षा के समय में वर्षा नहीं आ रही है और गर्मी एकदम 15 दिन पहले आकर के और इस प्रचंड रूप में 50 डिग्री से ऊपर जो तापमान जा रहा है ये आने वाले समय के लिए शुभ संकेत नहीं है। मानव प्रजाति के लिए एक विनाश की दस्तक है और इस दस्तक को समय रहते अगर हम नहीं समझ पाए और इसके जो प्रयास है पेड़ लगाने, जंगलों का कटाव रोकना और ये तमाम अगर हम जो इतना मानव प्रजाति कर सकती है नहीं कर पाए तो मैं समझता हूं कि ये विनाश की दस्तक है। जी बिल्कुल, यहाँ पर विनाश की दस्तक हो चुकी है। दिनेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम ताज़ा हालात देख रहे हैं, 8 राज्यों में अलर्ट जारी हो चुका है। तापमान जब 45 डिग्री से ऊपर चला जाता है तब यहाँ पर अलर्ट जारी किया जाता है। ऐसे में जो ताज़ा हालात बने, लोग कैसे अपना बचाव करें? होम्योपैथ क्या कुछ कहता है? इसमें ऐसा है कि हर मौसम का अपना एक मिजाज होता है जी। हमें उस मौसम के मिजाज को समझते हुए और अगर हम थोड़ी सावधानी बरतें तो हम उस मौसम से होने वाली जो बीमारी है जिससे हमारे शरीर को तकलीफ होती है उससे हम बच सकते हैं। तो अब राजस्थान में काफ़ी बरसों बाद ये इस तरह का टेम्परेचर जो बढ़ा है तो उसमें हमारे द्वारा जो एक प्रिकॉशन हम ले सकते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जब दिन का तापमान जो 11-12 बजे से लेके और शाम को 4-5 बजे तक ज़्यादा रहता है उस पीरियड में हम कोशिश करें कि घर के बाहर ना निकलें और जब भी निकलें तो हमारे जो पुराने तरीके हैं जैसे कि हम भूखे पेट कभी ना निकलें, पानी की हम
प्रयुक्त मात्रा का उपयोग करें दिन भर में, और साथ में हम शरीर पे स्पेशली हम सिर के ऊपर गीला टॉवल या उसको छाया कोई मिले इस तरह का हम उपयोग में लेके फिर बाहर निकलें। ये ऐसा हमें प्रिकॉशन जरूर लेना चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। जिस तरह से आसमान से शोले बरस रहे हैं उसके बाद एहतियात बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है और आपके जीवन के लिए भी। हमारे साथ शंभू दयाल जी भी हैं। शंभू जी, आप आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, आयुर्वेद निदान की बात करता है, वात पित्त कफ और तमाम जो हमारी रक्त अस्थि मज्जा है उनसे जुड़ी बातें करता है। तो जो ये मौसम परिवर्तन है, इन चीजों पर इसका कितना असर पड़ा है, अब जो ताज़ा हालात हैं उसमें किस तरह से रास्ता बनता नजर आ रहा है? जी, जो ग्रीष्म ऋतु होती है उसमें यानी जो प्रचंड गर्मी होती है उसमें वात का संचय होता है जी। इस वात के संचय काल के अंतर जी सारी जो संचय जब होता है तो आंतरिक जो अंग होते हैं वो अपनी क्रियाएं हैं जी उनमें है ना जो हानि हो जाती है, जी तो उसके कारण है जो नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। जी तो रोग उत्पन्न होने के बाद चिकित्सा तो सभी चिकित्सा पद्धतियां कर लेती हैं, जी लेकिन रोग उत्पन्न नहीं हो इसके लिए है ना जो आयुर्वेद में विशेष उपाय बताए गए हैं जी। कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर जिस तरीके की आहारचर्या होनी चाहिए, जी। विहारचर्या होनी चाहिए। आहार का मतलब तो हम सब जानते हैं कि हम खाने पीने की चीज़ों को जिस समय पे लें जी और जिस तरीके से बताई गई है उसी तरीके से लें, जिस मौसम में और आहार जैसा बताया वैसा लें। विहार से तात्पर्य जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि आप है 11 से 4 के बीच बाहर नहीं निकलें तो है जो भूखे पेट नहीं निकलें, और जैसे पुराने जो पद्धतियां हैं हमारी छतरी लेकर के चलना, पगड़ी धारण करके चलना इत्यादि का सेवन है जो गले में है रुमाल बांध के चलना, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इसमें है जो पीड़ित होते हैं वो लू लगने से होते हैं। लू में सबसे ज़्यादा पहला अटैक होता है वो गर्दन पे होता है और मस्तिष्क पे होता है, इसलिए इनकी सुरक्षा पहले ज़रूरी होती है। उसके बाद आप ने जो नित्य प्रति जैसे सुबह से शाम तक का जो भोजन का जो ग्रीष्म ऋतु के अनुसार बताया है, सुबह उठते ही है जो आप सत्तू लें जी, या जौ की रोटी खाना पसंद ज़्यादा खानी चाहिए जी, प्याज का सेवन करना चाहिए जी, अंगूर या है जो फ्रूट्स में अंगूर है, फालसा है, मौसमी है, इनका सेवन करें जी। जी बिल्कुल, यहाँ पर संयम बेहद ज़रूरी है। खान पान पर यहाँ पर ज़्यादा तौर पर ध्यान देना होगा, क्योंकि मौसम इस तरह से बन चुका है कि जो आपके शरीर के लिए प्रतिकूल बनता जा रहा है। लेकिन साथ ही यहाँ पर यह भी देखना होगा कि जब रेड अलर्ट जारी हो गया है तो किस तरह की व्यवस्थाएं। हमारे साथ चर्चा में हरिओम नारायण जी भी हैं। हरिओम जी, आपसे जानना चाहेंगे, रेड अलर्ट जारी हो चुका है, इसमें किस तरह की व्यवस्थाओं के निर्देश दिए जाते हैं और क्या यहाँ पर एहतियात के तौर पर बरतना चाहिए जब पारा 45 डिग्री के पार चला गया? ऐसा है, जब इतनी ज़्यादा टेम्परेचर हो जी, तो सबसे बड़ी ये है कि जो विशेषकर जो तबका जो इफेक्ट होता है जी, इसमें बच्चे और ओल्ड एज के ये सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होते हैं इस टेम्परेचर के कारण। तो जब भी हम रेड अलर्ट जारी करते हैं टेम्परेचर के लिए, तो उसमें विशेष ध्यान इन बच्चों का, मतलब जो इस तरह के हैं जो जिन पे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, बच्चे 4 साल से नीचे और ओल्ड एज में 70-75 साल के ऊपर। क्योंकि उनकी बॉडी का रेजिस्टेंस कम होता है जी। रूटीन में बॉडी टेम्परेचर जो मेंटेन करने के लिए अपने भगवान ने एक प्रक्रिया दी हुई है जी। उससे अपने बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है उससे जो हीट जनरेट होती है जी, उस हीट को मेंटेन रखते हैं ताकि अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे जी। वो ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि होती है जिसमें से सारे हार्मोन्स निकलते हैं और वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। पर जब इस तरह की हीट एकदम से सडन हीट बढ़ जाती है जी, तो बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सिस्टम है जी, वो फेल हो जाता है जी। कब? जबकि कंटिन्यूस एक्सपोजर हाई टेम्परेचर को काफी देर तक अगर अपने एक्सपोज किया जाए, बच्चे काफी देर तक धूप में खेलते हैं या वृद्ध पुरुष, क्योंकि उनमें फैट की मात्रा कम होती है जी, जो कि अपनी बॉडी के लिए बैड कंडक्ट होता है, जो हीट को रोकता है जी। तो जब उनमें जो थिन फैट की लेयर होती है या क्रोनिक डेबिलिटेटिंग डिजीज हैं जिसमें काफी लंबे समय से कोई लोग बीमार रहते हैं, तो वो बीमारी में उनका बॉडी का रेजिस्टेंस कम हो जाता है और वो बॉडी हीट को मेंटेन नहीं कर सकती। और इस हाई टेम्परेचर पे जब हम रेड अलर्ट जारी करते हैं, वो अगर एक्सपोज होते हैं कंटिन्यूसली, तो जैसे वैद्य जी ने बताया, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये पर्टिकुलर प्रिकॉशन जो 11 से 4 बजे जब पीक लेवल होता है टेम्परेचर का, उस समय अगर अपने ये प्रिकॉशन करके चलते हैं तो कंटिन्यूस एक्सपोजर हाई टेम्परेचर को अगर बॉडी को नहीं हुआ तो अपने इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से प्रभाव पड़ता है उसमें बेहद यहाँ पे सतर्क रहने की जरूरत है। सूरज जी, आपसे जानना चाहेंगे, शरीर की बात हो गई, सिस्टम की बात करें, क्या माने प्रकृति बार बार चेता रही लेकिन हम चेत नहीं रहे? देखिए, निश्चित तौर पर शैलेंद्र जी, जिस तरीके से
ग्लेशियर पिघलने की जो घटना थी उसको हमने एकदम से पूरे भारत में प्रचार प्रसार हुआ और उसके बाद में थोड़े दिन बाद में हम भूल गए। केदारनाथ की बाढ़ रही हो, चाहे कश्मीर के अंदर फ्लड आया हो, ये एक दिन की घटना नहीं थी। धीरे धीरे नित्य प्रतिदिन जो सघन वन है उसकी तेजी से घटती हुई जो अनुपात है वो इसके लिए बड़ा जिम्मेदार है। हम राजस्थान की बात करें तो आज़ादी के समय में 60,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक सघन वन हमारे राजस्थान में था, वो तेजी से घटता हुआ 25,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास आ गया है। तो बड़ी चिंता का एक कारण है। इसके साथ शहरों में जो पेड़ लगने की रेशो है, संख्या है, वो केवल कागजों में लगती जा रही है और इस स्तर पे न तो सरकार जितनी चिंतित होनी चाहिए उतनी दिखाई दे रही है और नई जो संस्थाएं हैं वो इसमें प्रयास कर रही है। एक पेड़ ऐसा माध्यम है जो न केवल टेम्परेचर को कंट्रोल करता है बल्कि पर्यावरण का जो संतुलन है, वर्षा ऋतु वर्षा पे समय पे आए, गर्मी अपनी जो गर्मी है वो प्रचंड रूप में ना आए, इसके साथ साथ वो शीत को भी कंट्रोल करता है। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पे पेड़ लगाने का जो स्लोगन है वो केवल स्लोगन न बने, आम आदमी तक पहुंचे और उस पहुंच को एक कार्य में बदल करके और पेड़ों की जो संख्या जी बिल्कुल बातें नहीं होनी चाहिए, काम होना चाहिए, ऐसा काम जिससे प्रकृति बच सके। जी बिल्कुल, यहाँ पर केवल जो है स्लोगन से काम नहीं चलना चाहिए, जमीन पर भी कुछ देना यहाँ पर होना चाहिए। दिनेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं ताज़ा हालात जिस तरह से हो रहे हैं, आप यहाँ पर स्वास्थ्य कल्याण से भी जुड़े हुए हैं, तो आप क्या मानते हैं कहाँ पे खामी रहती है और अगर आपके सामने समस्याएं आती है तो ज़्यादा समस्याएं किस तरह की आती हैं ऐसे सीजन? ऐसे सीजन में स्पेशली जो प्रॉब्लम्स आती है वो एक तो जो टेम्परेचर हाई है, उस टेम्परेचर हाई के कारण जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे उल्टी होना, पेट की बीमारियां होना, सिर दर्द का होके चक्कर आना, तो ये जो बीमारियां हैं इसका मेन जो कारण है टेम्परेचर के साथ साथ अगर हम भूखे पेट हैं, जैसा कि अभी चर्चा में आया कि कभी भी इस सीजन में भूखे पेट हमें नहीं रहना चाहिए, ना ही ज़्यादा टेम्परेचर में एक्सपोजर अपने आप का करना चाहिए। दूसरा जो आया है वो पानी की कमी, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, बॉडी में इस तरह का सिस्टम है कि वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, लेकिन ज़्यादा हीट का जब एक्सपोजर होगा तो वो भी फेल हो जाता है सिस्टम। उस समय हमें पानी की जो मात्रा है वो अत्यधिक लेते रहना चाहिए बार बार। तो ये दो मेन कारण ऐसे हैं जिसके कारण पेट की ये बीमारी और हमारे चक्कर आना, उल्टी आना, ये इस तरह की प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं। बिल्कुल इस तरह की समस्याएं आम हो जाती हैं ऐसे माहौल में। और जब ताज़ा हालात ये कह रहे हो कि पारा 45 के ऊपर, सीमावर्ती जिलों में पारा यहाँ पर 55 से ऊपर चला गया हो, तो जाहिर तौर पर शरीर के सिस्टम को समझने की जरूरत है, प्रकृति के सिस्टम को समझने की जरूरत है। क्या कुछ रास्ता यहाँ पर है, कहाँ पे खामी है और कहाँ पे चर्चा होनी चाहिए और कैसे हम अपने शरीर को इस यहाँ पर जुर्मी बनते जा रहे मौसम से बचा सकते हैं, इन तमाम बातों पे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के। आजकल गर्मी बहुत बढ़ रही है और हॉस्टल से निकलना मुश्किल हो रहा है, या तो मॉर्निंग में जल्दी निकलो या फिर इवनिंग में लेट निकलो, और अगर थोड़ी सी देर लाइट चली जाती है तो उससे प्रॉब्लम हो रही है। और लास्ट यही है कि अब कूलर के सामने बैठ के पढ़ाई करो। इन दिनों गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं और हर डिस्ट्रिक्ट का टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है कि बाहर निकलना बहुत दुश्वार हो रहा है। और छोटे बच्चे या जो हॉस्पिटल में है ना, लोगों की संख्या, बीमारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आजकल जो टेम्परेचर है वो इतना बढ़ रहा है कि 47 जो एक आम आदमी के लिए सहनीय नहीं है, जिसकी वजह से व्यक्ति बीमार पड़ रहे हैं। और बच्चों की जो एग्जाम के टाइम है इसमें पढ़ाई बहुत ही बाधित हो रही है और इस टाइम मतलब बच्चे इस लगन से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, इतने आलस आ रहे हैं। और बाहर निकलना तो क्या, मतलब रूम पे बैठ के पढ़ाई करना एक इम्पॉसिबल सा हो रहा है।